स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एसएमजे के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। महिला पर्यवेक्षक को लेकर हम लगातार जो चैप्टर हैं उनको डिस्कस कर रहे थे और इसी कड़ी में आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक सबसे ज़्यादा टिपिकल जो स्टूडेंट को जनरली जो है उनकी समझ से बाहर होता है, कम क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते हैं, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में डायमेंशन इतने ज़्यादा हैं जिस वजह से यह टॉपिक स्टूडेंट को काफ़ी परेशान करता है और स्पेशली जनरली क्या स्टूडेंट ने इस सब्जेक्ट को मतलब इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं ली है या अगर ली भी है तो वो आउटर कोर इन्फॉर्मेशन ना लेके सिर्फ बाहर का खाका सुना है, जिस वजह से यह टॉपिक थोड़ा सा टिपिकल लगता है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको यह टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आए, इसके जितने भी क्वेश्चन हैं आप सारे बहुत अच्छे से बना लें। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का सेशन, आज का कार्यक्रम। मैं आपका दोस्त, इस कार्यक्रम का होस्ट, नाम सौरभ नामदेव। शुरू करते हैं राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के साथ। जब भी हम राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम पढ़ते हैं स्टूडेंट, उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमको ध्यान रखनी है, दो वर्ड। पहला वर्ड टीका क्या है और ये टीकाकरण क्या है जिसको गवर्नमेंट बहुत प्रोत्साहित करती है। कोरोना के टाइम पे आपने अक्सर देखा होगा कि या तो कोवैक्सीन या कोविशील्ड इस तरह की चीजें आपको लगी होंगी, यही दरअसल में टीके कहलाते हैं और गवर्नमेंट टीकों को लगाने की प्रक्रिया को टीकाकरण कहती है। तो ये टीका और टीकाकरण क्या है पहले इसको समझते हैं, इसके बाद बात करते हैं दूसरी किसी अन्य चीज की या राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम क्या है इसकी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट कि टीका क्या है। टीका दरअसल में एक ऐसा जैविक हथियार है, एक ऐसा बायोलॉजिकल वेपन है। अब ये जो मैंने वर्ड बोला इसमें आप घबरा तो नहीं रहे हैं, ध्यान रखिएगा। टीका एक जैविक हथियार है। क्यों बोला जैविक हथियार, मैं आगे आपको बताऊंगा। अभी आपको ये वर्ड बहुत अच्छे से प्रिपेयर रखना है कि टीका जो है वो एक बायोलॉजिकल वेपन है, एक जैविक हथियार है जो यदि किसी व्यक्ति को इंजेक्ट किया जाए या किसी व्यक्ति को लगाया जाए तो वो चीज संक्रामक रोगों से व्यक्ति की सुरक्षा करता है। मतलब टीका वह विषय वस्तु है जो संक्रामक रोगों से बचाव के लिए किसी व्यक्ति के द्वारा यूज की जाने वाली चीज होती है। अब यहां एक नई चीज आई स्टूडेंट, संक्रामक रोग क्या होते हैं। तो आपके दिमाग में जो ऑलरेडी चलता है कि संक्रामक रोग जो एक व्यक्ति से जो अस्वस्थ हैं दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में फैलते हैं, संक्रामक रोग कहलाते हैं। लेकिन अगर रियलिटी हम देखें तो अब से अगर कोई आपसे पूछे कि संक्रामक रोग किन्हें कहते हैं जिनसे बचाव के लिए टीका दिया जाता है, तो आपको कहना है कि जीवाणु से होने वाले रोग ही संक्रामक रोग हैं, विषाणु से होने वाले रोग ही संक्रामक रोग हैं, प्रोटोजोआ अर्थात परजीवी से होने वाले रोग ही संक्रामक रोग हैं, कवक से होने वाले रोग ही संक्रामक रोग हैं और नेमाटोडा जिसको हिंदी में हम कहते हैं कृमि से होने वाले रोग ही संक्रामक रोग हैं। तो स्पेशली ध्यान से सुनिएगा, जो परजीवी होते हैं इनके रोग यदि किसी व्यक्ति को होते हैं तो वो कुछ ही समय में आसानी से ठीक हो जाते हैं। कवक जनित रोग यदि किसी व्यक्ति को होते हैं तो वो बहुत आसानी से ठीक हो जाते हैं। नेमेटोडा या कृमि इन्फेक्शन होता है तो एल्बेंडाजोल की टैबलेट लेकर बड़े आसानी से वो रोग सही भी हो जाते हैं। लेकिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन, जीवाणु जनित समस्या और विषाणु जनित समस्या, ये ऐसे रोग हैं जो काफी लंबे समय तक हमारे शरीर को परेशान करते हैं। तो इन्हीं दो स्पेशल बीमारियों से बचने के लिए, जीवाणु जनित संक्रमण और विषाणु जनित संक्रमण से विशेष रूप से बचने के लिए टीकों को इजाद किया गया है। और जीवाणु और विषाणु ये किन रोगों के अंतर्गत आते हैं, संक्रामक रोगों के अंतर्गत आते हैं। इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि टीका दरअसल में वह विषय वस्तु है, वह जैविक हथियार है जो जीवाणु एवं विषाणु जैसी प्रमुख जनित समस्याओं से बचाव के लिए उपयोग की जाने वाली विषय वस्तु है।
तो आई थिंक अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि टीका संक्रामक रोगों से बचाव के लिए हमको दिए जाते हैं या लगाए जाते हैं। जैसे याद करिए, आप लोग को कोरोना का टीका लगा था। क्यों लगा था कोरोना का टीका? ताकि आपको, अगर कोरोना का टीका लगा है तो इसका मतलब है कि फ्यूचर में आपको कोरोना डिसीज ना हो पाए। तो रोग से बचाव की ये मेथड टीका कहलाती है। अब क्वेश्चन आता है, टीकाकरण क्या है? टीकाकरण एक ऐसी प्रोसेस है, टीकाकरण एक ऐसी विधि है जो संक्रामक रोगों से बचाव के लिए अपनाई जाने वाली रणनीतिक पद्धति है। मतलब यदि आपको इन बीमारियों से अपने आप को बचाना है, और इन बीमारियों में स्पेशली जीवाणु जनित समस्याएं और विषाणु जनित समस्याओं से यदि आपको समय से पहले अपने आप को बचा के प्रिपेयर करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? टीका यूज करना होगा, या ये प्रक्रिया कहलाएगी टीकाकरण। मतलब किसी व्यक्ति को टीके दिए जाने की प्रोसेस टीकाकरण कहलाती है, या इसी को प्रतिरक्षण भी कहते हैं। याद रहेगा ये चीज? चलिए, तो ये दो वर्ड आपको याद रहने चाहिए कि टीका क्या है और टीकाकरण किसे कहते हैं। ठीक, अब चलते हैं आगे। जब भी हम ये टीका पढ़ते हैं, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम पढ़ते हैं, तो एक वर्ड आता है टीका, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वैक्सीन। शुरू हम यहीं से करते हैं स्टूडेंट, ताकि आपके बहुत से डायमेंशन क्लियर हों। ये वैक्सीन किसने खोजी थी? ये पहला टीका किसने बनाया था जिसने संक्रामक बीमारियों से सुरक्षा प्रदान की? तो यदि आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि हु मेड वर्ल्ड फर्स्ट वैक्सीन, या दुनिया का सबसे पहला टीका किसने बनाया, तो दुनिया का सबसे पहला टीका या दुनिया की सबसे पहली वैक्सीन किसने बनाई? ये आपका तीसरा क्वेश्चन स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन आपका ये है, दूसरा क्वेश्चन आपका ये है, और तीसरा क्वेश्चन कि इस दुनिया की सबसे पहले वैक्सीन किसने बनाई, इस दुनिया का सबसे पहला टीका किसने बनाया? तो ये जो एक व्यक्ति आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इनका नाम है एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहला टीका बनाया था इस दुनिया में, और इसी वजह से इन्हें हम टीकाकरण का पिता या फादर ऑफ वैक्सीनेशन कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने टीका बनाया था। सबसे पहले इन्होंने जिस बीमारी से बचाव के लिए टीका बनाया था, उस बीमारी का नाम है चेचक। तो यदि कभी आपसे क्वेश्चन पूछें कि एडवर्ड जेनर ने कौन से बीमारी से बचाव के लिए सबसे पहला टीका बनाया था, तो इस दुनिया का सबसे पहला टीका चेचक का टीका बना था, या चेचक बीमारी से सुरक्षा के लिए उन्होंने, चेचक को इंग्लिश में कहते हैं स्टूडेंट स्मॉल पॉक्स वैक्सीन बनाई थी। तो इस दुनिया की सबसे पहली वैक्सीन, इस दुनिया की फर्स्ट वैक्सीन, या इस दुनिया का फर्स्ट टीका एडवर्ड जेनर ने बनाया था। इसी वजह से हम इनको टीकाकरण का पिता कहते हैं। इतना चीज क्लियर है? अब ध्यान से सुनेगा स्टूडेंट। यदि आपको टीका लगता है, जैसे कोरोना का टीका आपको लगा होगा, बचपन में आपको बीसीजी का टीका लगा होगा, डीपीटी का टीका लगा होगा, पोलियो का टीका लगा होगा, है ना? तो टीके लगने से आपका प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होता है। टीके लगने से आपके शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। टीके लगने से आपके शरीर के अंदर बीमारियों से लड़ने की क्षमता डेवलप हो जाती है। तो जिसने सबसे पहले टीका बनाया होगा, उसी ने सबसे पहले रोगों से लड़ने के लिए सिस्टम आपके शरीर में डेवलप कराया। इसी वजह से एडवर्ड जेनर को प्रतिरक्षा विज्ञान का पिता भी कहते हैं। ये फिर दो क्वेश्चन जो आपको हमेशा आते हैं और आते रहेंगे कि सबसे पहला टीका किसने बनाया था? एडवर्ड जेनर ने बनाया था। किस रोग का टीका बनाया था? चेचक, स्मॉल पॉक्स का टीका बनाया था। और सबसे पहले स्मॉल पॉक्स टीका बनाकर हमको स्मॉल पॉक्स या चेचक से सुरक्षा प्रदान करवाई थी इस व्यक्ति ने, जिनका नाम है एडवर्ड जेनर। इसलिए एडवर्ड जेनर को प्रतिरक्षा विज्ञान का पिता भी कहते हैं। मतलब एडवर्ड जेनर ने ही सर्वप्रथम टीका निर्मित कर या टीका बनाकर
कौन सा टीका बनाकर? चेचक का टीका बनाकर। तो एडवर्ड जेनर ने ही सर्वप्रथम चेचक का टीका बनाकर प्रतिरक्षा तंत्र को, प्रतिरक्षा तंत्र मतलब जो लोगों से लड़ने का सिस्टम होता है हमारे शरीर में, प्रतिरक्षा तंत्र को सर्वप्रथम मजबूत बनाया था। इसी वजह से हम एडवर्ड जेनर को फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी या प्रतिरक्षा विज्ञान का पिता भी कहते हैं। ये दिल्ली एसआई का क्वेश्चन है कि इम्यूनोलॉजी का फादर किसे कहते हैं, प्रतिरक्षा विज्ञान का पिता कहते हैं, सबसे पहले हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूती किसने प्रदान की थी? एडवर्ड जेनर ने। तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट। पहली चीज क्या ध्यान रखना है आपको कि टीकाकरण का पिता किसे कहते हैं, और दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है प्रतिरक्षा विज्ञान का पिता किसे कहते हैं। याद रहेगा ये चीज? चलिए चलते हैं आगे। ये एक टेबल है, इसमें आप जो लाइनें देख रहे हैं ये क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो अगर आपने इन चीजों को प्रिपेयर कर लिया तो आप बिलीव करिए आप पॉजिटिव जोन में चले जाएंगे। मतलब जो क्वेश्चन आपको आएंगे आप काफी हद तक इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो जैसे हमको पढ़ना है टीका के बारे में, जितने भी टीके गवर्नमेंट लगाती है बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को, उनके बारे में। लेकिन यदि आप ये पेज पढ़ लेते हैं, क्योंकि इस पेज में भी टीकाकरण कार्यक्रम की एक छोटी सी सूची दी है, इससे आपके बहुत से क्वेश्चन बन जाएंगे, है ना। तो इस पेज को थोड़ी अच्छे से पढ़िएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर कई बार आपको ऐसा लगे कि लेवल थोड़ी ज्यादा हो रहा है, तो कभी महिला पर्यवेक्षक के पुराने क्वेश्चन पेपर उठा के देखिएगा, तो आपके सारे भ्रम टूट जाएंगे। लेवल बहुत हैवी रखता है व्यापम, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको हमेशा हैवी पढ़ना है, लेकिन एटलीस्ट इतनी चीजें आपको आपके राडार में आनी चाहिए। क्योंकि महिला पर्यवेक्षक के एग्जाम में इन 7 में से 3 क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे गए हैं, सोचो लास्ट ईयर पूछ लिए हैं। तो अब बाकी के 4 प्रिपेयर रखने हैं, ठीक है। अब देखो जरा, जो मैं समझा रहा हूं इसको समझने की कोशिश करो। सबसे पहले अगर कोई आपसे पूछे कि इस दुनिया का सबसे पहला टीका कौन है, इस दुनिया की सबसे पहली वैक्सीन कौन सी है, तो आप क्या बोलेंगे कि इस दुनिया का सबसे पहला टीका जो है, या इस दुनिया की जो सबसे पहली वैक्सीन है स्टूडेंट, वो कौन सी है? तो इस दुनिया का सबसे पहला टीका, इस दुनिया की सबसे पहली वैक्सीन चेचक का टीका है। ये तो आपको पता हो गया। लेकिन अगर आपसे अगर वो ऐसा क्वेश्चन पूछ लें, फर्स्ट वैक्सीन किसे कहते हैं, तो फिर आप कहीं कंफ्यूज मत हो जाना। फर्स्ट मतलब प्रथम, वैक्सीन मतलब टीका, तो इतना तो आपसे बन जाएगा। तो फर्स्ट वैक्सीन या प्रथम टीका कौन सा है? चेचक का टीका। अगला क्वेश्चन, किसने बनाया है? अभी मैंने आपको बताया एडवर्ड जेनर ने बनाया है। लेकिन आजकल एक नया क्वेश्चन चल रहा है कि एडवर्ड जेनर ने यह टीका किस सन में बनाया था। अच्छे से देखिए, 1796 में बनाया था। 1800 से 4 साल पहले बनाया था इन्होंने। याद रहेगा ये चीज। तो सर्वप्रथम चेचक का टीका बनाया था किसने? एडवर्ड जेनर ने। इसलिए एडवर्ड जेनर को टीकाकरण का पिता कहते हैं। और टीका बनाकर सबसे पहले हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूती प्रदान की थी, इसलिए इम्यूनोलॉजी का पिता या प्रतिरक्षा विज्ञान का पिता भी किसको कहते हैं? एडवर्ड जेनर को कहते हैं। तो इम्यूनोलॉजी मतलब होता है प्रतिरक्षा विज्ञान। तो प्रतिरक्षा विज्ञान का पिता भी कौन कहलाएगा? एडवर्ड जेनर कहलाएगा। अच्छा, इस दुनिया में सबसे पहला टीका कौन सा बना, ये सब लोग बता देते हैं। लेकिन अगर कभी कोई आपसे पूछे कि इस दुनिया की सेकंड वैक्सीन कौन सी है, इस दुनिया का दूसरा कौन सा टीका बना था, तो इस दुनिया की सेकंड वैक्सीन या इस दुनिया का सेकंड टीका जो है वो रेबीज का टीका है। रेबीज एक ऐसी बीमारी है जो कुत्ते के काटने से फैलती है। लुई पास्चर ने रेबीज का टीका बनाया था स्टूडेंट। किसने बनाया था? रेबीज का टीका लुई पास्चर ने। किस सन में बनाया था? 1885 में, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, है ना, मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। और इसके पहले महासचिव थे एओ ह्यूम। लेकिन
पहला जो अध्यक्ष था वो था डब्ल्यूसी बैनर्जी। चलिए, तो चेचक का टीका किसने बनाया था? लुई पास्चर ने बनाया था। अब एक बात याद रखेंगे आप लोग, जैसे आप लोग का जब भी बर्थ हुआ होगा, आप लोग को जब हॉस्पिटल ले जाया गया, मतलब मेडिकल फैसिलिटी जब आपको सबसे पहली बार मिली सरकार की ओर से, या जिन बच्चों का बर्थ हॉस्पिटल में होता है, सबसे पहला वैक्सीन जो उस बच्चे को लगाया जाता है वो है बीसीजी का टीका। बीसीजी के टीके का फुल फॉर्म हम आगे पढ़ेंगे, बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। और बीसीजी का टीका जो है, याद रखिएगा, बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन, ये 1921 में बना था और बच्चे को या नवजात शिशु को इस रोग से सुरक्षा प्रदान करता है। किस रोग से सुरक्षा प्रदान करता है बेटा जी? तो नवजात शिशु को ये इस रोग से सुरक्षा प्रदान करता है जिसे हम कहते हैं टीबी, जिसे हम कहते हैं तपेदिक, जिसे हम कहते हैं यक्षमा, जिसे हम कहते हैं राज यक्षमा। याद रहेगा ये चीज? अच्छा, अब कोई अगला क्वेश्चन जो है, अगर कोई आपसे पूछे कि बीसीजी के टीके का फुल फॉर्म क्या है, तो आप बता देंगे बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। बीसीजी का टीका किस सन में खोजा गया था, ये भी आप बता देंगे। बीसीजी का टीका नवजात शिशु को लगता है टीबी रोग से बचाव के लिए, ये भी आप बता देंगे। ये जितने अंडरलाइन कर रहा हूं ये सब क्वेश्चन है स्टूडेंट। और अब आता है बीसीजी टीके की खोज किसने करी है? जैसे चेचक का टीका एडवर्ड जेनर ने खोजा, रेबीज का टीका लुई पास्चर ने खोजा। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई बताइए जरा जल्दी से, ये बीसीजी का टीका किसने खोजा, तो बीसीजी के टीके का जब हम फुल फॉर्म पढ़ते हैं तो इसमें बैसिलस वर्ड को हटाने के बाद जो बाकी चीज है कॉलमेट ग्यूरिन, यही बीसीजी टीके के खोज करता है। मतलब आपसे यदि कोई पूछे कि बीसीजी टीके के खोजकर्ता का नाम क्या है, तो आपको बैसिलस वर्ड हटा देना है और बाकी जो दो वर्ड आप बोल रहे हो वही है कॉलमेट ग्यूरिन। याद रहेगा ये चीज? अच्छा, इसके बाद 1923 में डिप्थीरिया वैक्सीन बनी, 1926 में टिटनेस वैक्सीन बनी और 1944 में जेई वैक्सीन बनी, जापानीज इंसेफेलाइटिस वैक्सीन। इसको उष्ण कटिबंधीय बीमारी कहते हैं। गर्मी का प्रकोप जब तेज होता है तो मध्य प्रदेश और बिहार में इसके केस बढ़ने लगते हैं। और जापानीज इंसेफेलाइटिस कुछ सिलेक्टेड एरियाज में ही ये बीमारी होती है, तो गवर्नमेंट कुछ सिलेक्टेड एरियाज में ही जेई वैक्सीन को अवेलेबल कराती है। जेई वैक्सीन हर जगह नहीं अवेलेबल कराई जाती, क्योंकि इसके केस जो है कुछ पर्टिकुलर जगहों पर ही सबसे ज्यादा होते हैं जहां गर्मी बहुत ज्यादा होती है। जैसे जम्मू कश्मीर में इस बीमारी के केस लगभग ना के बतौर होंगे, तो इसलिए वहां की गवर्नमेंट को ये वैक्सीन सरकारें अवेलेबल नहीं कराती, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके बाद पोलियो की वैक्सीन, तो आप लोगों ने सुना होगा कि यदि आपका डेट ऑफ बर्थ 1990 से पहले का है, तो मुझे नहीं लगता कि जो लेक्चर मेरा ये देख रहे होंगे ये डेट ऑफ बर्थ 1990 के पहले का होगा। लेकिन हाँ, इस लेक्चर को जो सीनियर देख रहे होंगे, आपके माता पिता देख रहे होंगे, आपके भाई बहन देख रहे होंगे, है ना, जो भी रिस्पेक्टेबल मदर आइडियल पर्सन देख रहे होंगे, उन सभी को सैल्यूट, उन सभी को नमस्ते। तो जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 1990 से पहले का है स्टूडेंट, निश्चित रूप में उनको ये टीका लगा था, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, इंजेक्शन के रूप में पोलियो का टीका लगा था। और पोलियो का सबसे पहला टीका जो इंजेक्टेबल फॉर्म था वो बनाया था जॉन सॉल्क ने। लेकिन 1995 से आपने देखा होगा कि पोलियो के ड्रॉप पिलाए जाने लगे। ये है पोलियो की मुख्य दवा, ये है पोलियो के ओरल ड्रॉप। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ओरल पोलियो ड्रॉप जो हैं ये किसने खोजे थे, तो आपको कहना है अल्बर्ट सॉल्विन ने खोजे थे। और इस तरह से अगर कभी आपसे कोई पूछे कि सबसे पहले कौन से पोलियो की वैक्सीन बनी, तो आप बोलेंगे सबसे पहले इंजेक्टेबल फॉर्म वाली पोलियो की वैक्सीन बनी। मतलब यदि कभी आपसे कोई पूछे कि पोलियो का सबसे पहला टीका जो जॉन सॉल्क ने बनाया था वो कैसा टीका था, तो आपको कहना है इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन। अभी आपको यही याद रखना है, याद रहेगा। कुछ किताबों में इसे इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन कहते हैं, वो भी सही है, लेकिन आप अभी इंजेक्टेबल याद रखिए। और अल्बर्ट सॉल्विन ने जो टीका बनाया था पोलियो का वो था ओरल पोलियो वैक्सीन, मुख में पिलाई जाने वाली 2 बूंद दवा। अगला क्वेश्चन एकदम साफ है,
जॉन सॉल्क जो है उन्होंने कब बनाई थी वैक्सीन? 1952। इसमें सन को लेकर हेर फेर चलता है, अलग अलग किताबें अलग अलग बताती हैं, लेकिन आप तो ये याद रखिएगा कि जॉन सॉल्क ने पोलियो का सबसे पहला टीका बनाया था इंजेक्टेबल फॉर्म में। किस सन में बनाया था? 1952 में। और अल्बर्ट सॉल्विन ने भी पोलियो का टीका बनाया है, लेकिन ओरल ड्रॉप, मुखी दवा के रूप में। वो कब बनाए हैं? 1962 में। जॉन सॉल्क जो हैं वो यूएसए के फिजिशियन थे, यूएसए के डॉक्टर थे, और अल्बर्ट सेविन जो हैं वो यूएसएसआर के डॉक्टर थे। मतलब कहने का सीधा सा है कि जॉन सॉल्क के डॉक्टर थे, अमेरिका के डॉक्टर थे, और अल्बर्ट सेविन भी डॉक्टर थे, लेकिन वो रशिया के डॉक्टर थे। याद रहेगा ये चीज? तो इस जगह पे या इस चार्ट में जो लिखा है ये आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है स्टूडेंट, इसको आपको याद करना है बहुत अच्छे से। आप देखेंगे कि आपको क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज एग्जाम में मिल जाएंगे। और ये थोड़ा सा कठिन चैप्टर भी है, लेकिन मैं बहुत आराम से बता रहा हूं ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाएं। अब कहानी, टीका जो होता है उसको किस किस तरह से दिया जाता है, तो टीके के रूट जो होते हैं वो कैसे होते हैं। तो जनरली आपको यही पता होगा कि जो भी ज्यादातर जो टीके दिए जाते हैं, जैसे 100 टीके हैं स्टूडेंट, 100 टीके हैं, ठीक है, उनमें से 95% टीके इंजेक्टेबल फॉर्म में दिए जाते हैं, या तो ऐसे दिए जाते हैं हालांकि ऐसे नहीं दिए जाते, लेकिन ये जस्ट मजाक के लिए आपको मैंने बताया। जनरली जो टीके होते हैं इंजेक्टेबल फॉर्म में, या तो राइट आर्म में लगता है, लेफ्ट आर्म में लगता है, राइट थाई में लगता है, लेफ्ट थाई में लगता है, इस तरह से टीके लगते हैं। अपर आर्म में लगता है ना, लोअर आर्म में लगता है, इस तरह से। तो सबसे पहला टीका जो है इंजेक्शन के फॉर्म में दिया जाता है। तो 95% टीके इंजेक्टेबल फॉर्म में ही दिए जाते हैं, मतलब इंजेक्शन के थ्रू आपके बॉडी के अंदर चीजें एंटर कराई जाती हैं। जैसे कोरोना की वैक्सीन कैसे एंटर हुई आपको? इंजेक्टेबल फॉर्म में, है ना, ये चीज है। पोलियो की ड्रॉप, विटामिन ए के ड्रॉप, रोटा वायरस के ड्रॉप, मतलब लगभग 3% वैक्सीन जो है वो ड्रॉप के फॉर्म में दी जाती हैं, ड्रॉप के फॉर्म में दी जाती हैं। जैसे इस बच्चे को ड्रॉप के फॉर्म में दी जाती है, मतलब ओरल वैक्सीन। और 1% एक और रूट खोजा गया कोरोना के टाइम पे, नेजल ड्रॉप। तो अब जो है वैक्सीन देने के 3 रूट हैं, इंजेक्टेबल फॉर्म है, दूसरा ओरल फॉर्म है, और तीसरा नाक से भी वैक्सीन दी जाती है, मतलब नेजल रूट। हालांकि ये चीज नहीं आएगी क्वेश्चन के रूप में, लेकिन आपके दिमाग में ये चीज भरनी जरूरी है, सेट करनी जरूरी है बेटा, कि टीका जो है, वैक्सीन जो है, वो 3 तरह से व्यक्ति को दी जाती है। नाक वाला तरीका बिल्कुल नया है, अभी रिसेंटली खोजा गया है ना, कोरोना के टाइम पे, तो नेजल रूट। अदरवाइज नेजल रूट को यदि हम छोड़ दे तो मेन यही 2 रूट थे। सबसे ज्यादा रूट 95% टीके इंजेक्टेबल फॉर्म में ही दिए जाते हैं बच्चों को और गर्भवती महिलाओं को। और सिर्फ 3 टीके हैं, ध्यान रखना है आपको उनको। पहला है पोलियो की ओरल वैक्सीन, मुखीय है वो। दूसरा है विटामिन ए, वो भी मुखी दी जाती है, ओरल ड्रॉप। और तीसरी जो चीज आपको ध्यान रखना है वो है रोटा वायरस वैक्सीन, वो भी ओरल दी जाती है। याद रहेगा ये चीज? तो इस तरह से। अब ये जो वर्डिंग लिखी है स्टूडेंट, ये आपके क्वेश्चन है। यहां से हम सब्जेक्ट पे आ गए। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम क्या है, या टीकाकरण से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम की यहां से शुरुआत हो जाती है। कैसे शुरुआत होती है, ध्यान से समझिए। दरअसल में हुआ ये कि 1960 से 1970 के दशक में बहुत सी संक्रामक बीमारियों ने बच्चों की मौतों का कारण बनना शुरू हुआ, और ग्लोब में बच्चे जो हैं वो बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह गिरने लगे। मतलब कुछ बीमारियां स्पेशली बैक्टीरियल डिसीज थी, वायरल कुछ ऐसी डिसीज थी जिन्होंने बच्चों को मौत के घाट उतारना शुरू किया। मतलब बच्चे बहुत तेजी से मरने लगे। 1960 से 70 के दशक में 10 सालों में बहुत से बच्चों की मौत हुई, और वो बच्चे अपना 5 साल का बर्थडे भी नहीं देख पाए, इतनी खतरनाक मौतें हुई। तो WHO वो संस्था है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो ये ध्यान रखती है कि दुनिया के सभी लोगों की हेल्थ बेहतर रहे। उसी WHO ने क्या किया,
ध्यान से सुनिएगा, उसी WHO ने हर सरकार को, हर देश की गवर्नमेंट को कहा कि आप सब बच्चों का स्वास्थ्य बेहतर रहे, इसके लिए सब लोग जो हैं वो वैक्सीनेशन अवेलेबल कराइए, बच्चों को टीके उपलब्ध कराइए। और बच्चों को टीके उपलब्ध कराएंगे आप कार्यक्रम के जरिए, लेकिन कार्यक्रम को इम्प्लीमेंट करने से पहले नीति बनाई जाती है कि कौन सा बीमारी में कौन सा टीका, टीके को कितना टेम्परेचर, कौन सी बीमारी में टीका ये वाला नहीं देना है, कौन सी बीमारी में कितने गैप के बाद टीके देने हैं। तो कार्यक्रम के पहले नीतियां बनाई जाती हैं। तो भारत सरकार भी इससे प्रभोक हुई, इससे प्रभावित हुई। और पहला आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जनरली आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, वो यहां से शुरू कर रहा हूं मैं। सबसे पहले भारत सरकार ने साल 1975 में टीकाकरण पॉलिसी या टीकाकरण नीति लाई थी। तो ये जो ए में लिखा है यही आपका क्वेश्चन है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत सरकार सबसे पहले वैक्सीनेशन पॉलिसी या टीकाकरण नीति कब लेकर आती है, वर्ष 1975 में। और इस समय किसकी गवर्नमेंट है बेटा जी? इस समय गवर्नमेंट है इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट के टाइम पे सबसे पहले साल 1975 में क्या चीज आई? वैक्सीनेशन पॉलिसी आई, टीकाकरण नीति आई। और टीकाकरण नीति के कारण ही कुछ समय बाद भारत सरकार ने उन नीतियों को कार्यक्रमों में इंप्लीमेंट करने के लिए सोचा। तो 75 में नीति आई है। इसी वजह से वर्ष 1978 में ध्यान रखिएगा, टीकाकरण के लिए पहला समर्पित कार्यक्रम हिंदुस्तान में शुरू हुआ। यदि आपसे कोई पूछे कि टीकाकरण का पहला कार्यक्रम कौन सा था, टीकाकरण का प्रथम कार्यक्रम, तो वैक्सीनेशन से रिलेटेड फर्स्ट प्रोग्राम 1978 में शुरू हुआ। हालांकि 1978 में इंदिरा गांधी जी की सरकार नहीं है, अब सरकार जो है वो बदल चुकी है। नई सरकार जो है वो किसकी है? मोरारजी देसाई की सरकार है बेटा। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसलिए ये चीज मैं बता रहा हूं कि वर्ष 1978 में किसकी सरकार है? मोरारजी देसाई, जनता दल की सरकार थी। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो मैंने लिख दिए कि टीकाकरण का प्रथम कार्यक्रम कौन सा है, टीकाकरण का प्रथम कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री के समय में आया, है ना। विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम कब शुरू हुआ, विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम किसके समय में शुरू हुआ, यह ध्यान रखना है आपको। विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम में यह बोला गया कि जो बच्चे हैं उनको वैक्सीनेट करना है, उनको वैक्सीन देना है ताकि बच्चों की मृत्यु ना हो। तो विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम ने काम करना शुरू किया 1978 से। 7 सालों तक इसने काम किया, लेकिन उतना अच्छा काम नहीं कर पाया जितना काम करना चाहिए था। तो इसी वजह से वर्ष 1985 में, कलर चेंज कर रहा हूं स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से वर्ष 1985 में 7 साल बाद, इस घटना के 7 साल बाद विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम का नाम बदल दिया गया और नया नाम डाला गया सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम। तो अगर आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछे कि भाई बताइए सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम कब से लागू हुआ, तो सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम लागू हुआ वर्ष 1985 से। और इसी सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में, सार्वभौमिक का मतलब है सभी के लिए, तो अगर कभी आपसे कोई पूछे कि सभी के लिए टीकाकरण कार्यक्रम कब से शुरू हुआ, वर्ष 1985 से, ध्यान रखिएगा। और सबसे पहले टीकाकरण कार्यक्रम का नाम क्या है? विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम। कब शुरू हुआ? वर्ष 1978 से।
याद रहेगा। और सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम जो है इसमें 90% तक बच्चों को वैक्सीनेट करने की बात कही गई। हालांकि ये चीज नहीं हो पाई, इसीलिए मिशन इंद्रधनुष आया। और मिशन इंद्रधनुष जो है ये बीजेपी गवर्नमेंट की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। आपको जो कोरोना की वैक्सीन लगी है वो इसी कार्यक्रम के अंतर्गत लगी है। और इसी कार्यक्रम के अंतर्गत मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत हुई थी। अटल जी का जो बर्थडे है वो आपको पता है 25 दिसंबर, और ये 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में आप मनाते हो, गुड गवर्नेंस डे के रूप में आप मनाते हो। तो 25 दिसंबर 2014 से मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत हुई थी। क्यों? क्योंकि सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम अपना वजूद कायम नहीं रख पाया, अर्थात वजूद कायम तो रखा, 90% बच्चों को जो वैक्सीनेट करना था वो इस काम को नहीं कर पाया, इसीलिए मिशन इंद्रधनुष शुरू किया गया। अभी आप ये सब टिपिकल चीजें छोड़िए, मेन वर्ड आपको याद रखने हैं। टीकाकरण नीति कब आई? 1975। विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 1978। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम जो है वो कब आया? 1985। और मिशन इंद्रधनुष कब आया? 25 दिसंबर 2014। याद रहेगा ये चीज। और 2023 से एक नई चीज आपको ऑलरेडी पता होगी कि 25 दिसंबर, जिसको हम गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाते हैं, मध्य प्रदेश सरकार ने 25 दिसंबर को तबला दिवस की शुरुआत की है। तो ये थोड़ी सी आपको चीजें क्या करनी है, ध्यान रखनी है। अब चलिए शुरू करते हैं स्टोरी यहां से। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम की जब भी बात आती है कि राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के पात्र कौन कौन हैं, क्योंकि जब भी कोई कार्यक्रम चलाया जाता है तो निश्चित रूप में किन्हीं न किसी को क्या बनाया जाता है, योजना का लाभार्थी बनाया जाता है। तो राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के जो लाभार्थी हैं वो शुरुआत में ये लाभार्थी था नवजात शिशु अर्थात बच्चे, इनको सबसे पहले लाभ दिया गया। लेकिन धीरे धीरे राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में महिलाओं को दूसरे नंबर पर ऐड किया गया और काफी लंबे समय से सिर्फ बच्चों और महिलाओं को टीके दिए जाने की बात बोली जाती थी। लेकिन कोरोना के टाइम पे हमने देखा कि पहली बार मिशन इंद्रधनुष के जरिए एडल्ट लोगों को भी वैक्सीनेट किया गया, बुजुर्ग लोगों तक को वैक्सीनेट किया गया। तो तो अब यदि कभी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि भाई राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के लाभार्थी कौन कौन हैं, ए नवजात शिशु, बी बच्चे, सी महिलाएं और डी जो है वो वयस्क व्यक्ति, ई सभी, तो आपको ई सभी को सिलेक्ट करना है। क्योंकि कोरोना के टाइम पे आपको जो वैक्सीन लगी है वो कौन सी वैक्सीन लगी है, तो वो वैक्सीन वयस्कों को लगी है जो कोरोना वैक्सीन है, और वो किसके थ्रू लगी थी, मिशन इंद्रधनुष के थ्रू लगी थी। लेकिन हम जो अब शुरू करेंगे वो राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि किस तरह से वैक्सीन लगती है, कौन कौन सी वैक्सीन किस टाइम पे लगती है, यही आपको प्रिपेयर करना है। मतलब अभी तक आपने लेक्चर मेरा जहां तक यदि देख लिया है तो इसका मतलब है कि आप उन क्वेश्चनों से रूबरू हो गए जो जनरल स्टूडेंट से नहीं बनते। अभी तक मैंने वो पढ़ाया जो जनरल स्टूडेंट को नहीं पता होता, टीचर डायरेक्ट यहीं से शुरू करते, तो स्टूडेंट के माइंडसेट में भी राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम का मतलब है कि वो यहीं से शुरू करते हैं। जबकि असल मायने में इसके पहले की चीजें यदि आपको पता हो जाएंगी तो ये चीज आपके लिए आसान हो जाएगी। तो अब जितने भी लोग यहाँ से लेक्चर देख रहे हैं उसको थोड़ा स्ट्रांगली तरीके से आप देखिएगा और समझिएगा, यहीं से चीजें आपकी शुरू हो रही हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में सबसे पहले हम बात करते हैं कि गर्भवती महिलाओं को, क्योंकि सबसे पहला जो वैक्सीन है, सबसे पहला जो टीका है वो लेने का हकदार कौन होगा, निश्चित रूप में महिलाएं, लेकिन वो महिलाएं जो गर्भवती हैं, जिनके गर्भ में बच्चा पल रहा है। तो कौन सा वैक्सीन दिया जाता है गर्भवती महिलाओं को, या कौन सी वैक्सीन दी जाती है तो क्यों दी जाती है गर्भवती महिलाओं को, चलिए मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले गर्भवती महिला को एक टीका लगाया जाता है जिसको कहते हैं टिटनेस टॉक्सॉइड, और टिटनेस टॉक्सॉइड का पहला डोज
5 ml, ये माफी चाहता हूं 5 ml नहीं 0.5 ml लगाया जाएगा गर्भवती महिला को। कब लगाया जाएगा गर्भवती महिला को? अब ध्यान से सुनिए। जैसे आज इंटरकोर्स हुआ, स्पर्म और ओवम की हिटिंग हुई, कुछ समय के बाद प्रेगनेंसी कंफर्म होती है और फिर आप डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। तो जैसे ही डॉक्टर के संज्ञान में यह बात आती है कि महिला गर्भवती है, तत्काल का तत्काल डॉक्टर सबसे पहले काम यह करते हैं कि उस गर्भवती महिला को और उस गर्भवती महिला के गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसको टिटनेस बीमारी से सुरक्षा प्रदान करने के लिए, दोनों को एक बीमारी टिटनेस से सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक टीका लगाया जाता है, उसे कहते हैं टिटनेस टॉक्साइड। तो अगर आपसे कोई पूछे कि गर्भवती महिला को सबसे पहले कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है, ये वैक्सीन लगाई जाती है टिटनेस टॉक्साइड। कितने ml लगाई जाती है? 0.5 ml लगाई जाती है। कैसे लगाई जाती है? इंट्रामस्कुलर लगाई जाती है, मतलब मांस में लगाई जाती है। और कहां लगाई जाती है यह भी आपको याद रखना है, अपर आर्म में लगाई जाती है, ऊपरी भुजा में लगाई जाती है, मतलब यहां लगाई जाती है। तो सबसे पहले गर्भवती महिला और उसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है, इस बीमारी से सुरक्षा के लिए, इस बीमारी से बचाव के लिए, कौन सी बीमारी से बचाव के लिए? टिटनेस बीमारी से बचाव के लिए गर्भवती महिला को यह वैक्सीन दी जाती है। याद रहेगा ये चीज? अच्छा, अब ध्यान से सुनिएगा। ये टिटनेस क्या है बेटा? तो मैं थोड़ी जल्दी से आपको सिर्फ इसके बारे में बता देता हूं। टिटनेस एक ऐसी बीमारी है जिसमें निचला जबड़ा जाम हो जाता है, इसलिए टिटनेस को कहते हैं लॉक जॉ। और यदि आप टिटनेस बीमारी का इलाज नहीं कराते हैं तो आपकी स्पाइनल कॉर्ड आपको आगे की तरफ ले जाएगी, आपकी बॉडी पीछे की तरफ आएगी, इसको कहते हैं धनुष टंकार रोग। तो लॉक जॉ या धनुष टंकार डिसीज आपको हो सकती है। ये दोनों टिटनेस के ही उपनाम हैं। तो यदि गर्भवती महिला हो गई है, गर्भ में बच्चा पल रहा है, जनरली डॉक्टर को जब ये बात पता चलती है तो डॉक्टर तीसरे महीने में, टोटल कितने महीने में बच्चे का बर्थ होता है? 9 महीने में। तो डॉक्टर तीसरे महीने में ही प्रेग्नेंट वुमेन को उसके अपर आर्म में 0.5 ml के साथ इंट्रामस्कुलर एक इंजेक्शन दे देते हैं। वही वैक्सीन होती है, क्योंकि वैक्सीन इंजेक्टेबल फॉर्म में दी जाती है। उस वैक्सीन का नाम है टिटनेस टॉक्साइड। तो टिटनेस टॉक्साइड मतलब टीटी वैक्सीन, इसको शॉर्ट में बेटा टीटी बोलते हैं, टी और टी। तो टीटी वैक्सीन का पहला डोज दे दिया, याद रहेगा। तो टीटी वैक्सीन का पहला डोज दिया। अच्छा, तीसरे महीने में गर्भवती महिला को पहला वैक्सीन लग गया, टिटनेस टॉक्साइड का पहला डोज। अब डॉक्टर क्या बोलेंगे कि उस प्रेग्नेंट लेडी से कि बेटा अब तुम अगले महीने आना, मतलब तुम चौथे महीने में आओगी। तो जब तुम चौथे महीने में आओगी तब तुमको फिर से एक वैक्सीन देंगे। अगर पहली वैक्सीन दी है अपर आर्म में दाएं साइड, तो अब चौथे महीने में अगली वैक्सीन फिर से देंगे अपर आर्म में, लेकिन लेफ्ट साइड। तो चौथे महीने में मतलब गर्भवती महिला को दूसरा टीका जो लगता है, क्योंकि पहला तीसरे महीने में लगता है टिटनेस टॉक्साइड फर्स्ट, और चौथे महीने में गर्भवती महिला को दूसरा टीका लगेगा जिसको कहेंगे TT2, टिटनेस टॉक्साइड सेकंड। तो याद रखेंगे आप, जो चीज मैं आपको बता रहा हूं यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा जी, और यही आपको ध्यान भी रखनी है कि द्वितीय टीका जो है टिटनेस टॉक्साइड का द्वितीय टीका 1 माह के अंतराल के बाद दिया जाता है। तो जनरली मैं यही लिख देता हूं, TT1 जो है वो 3rd मंथ में दिया जाता है, और इसके ठीक 1 मंथ बाद 4th मंथ में TT2 दिया जाता है। सेम वही प्रोसीजर, 0.5 ml देते हैं, इंट्रामस्कुलर देते हैं, अपर आर्म में देते हैं। और जनरली बात याद रखिएगा, डॉक्टर हमेशा तीसरे मंथ में ही TT1 दे देते हैं। डॉक्टर का मतलब यहाँ गायनोकोलॉजिस्ट है, ठीक है। अच्छा,
पहला टीका लग गया TT1 गर्भवती महिला को, दूसरा टीका लगेगा गर्भवती महिला को TT2। अब ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है, यदि महिला को दोनों टीके लग चुके हैं, यदि महिला को दोनों टीके लग चुके हैं, तो अब एक तीसरा टीका लगेगा, उसे हम TT3 नहीं बोलते, वो होता है TT बूस्टर। TT बूस्टर का मतलब होता है जो इन दोनों से ज्यादा असरकारक होता है। तो इसीलिए अब तीसरा टीका जो है उसका नाम है TT बूस्टर, ये ध्यान रखना है। और ये TT बूस्टर गर्भवती महिला को कब दिया जाएगा? TT2 के बाद दिया जाएगा। और TT2 जो है कितना दिया जाएगा? 0.5 ml दिया जाएगा, इंट्रामस्कुलर दिया जाएगा, अपर आर्म में दिया जाएगा। लेकिन पिछले 3 वर्ष में 2 टीके लगे हों तो केवल एक ही टीका पर्याप्त है। मतलब कहने का हुआ ये कि यहां पर अच्छे से देखिए, पिछले 3 वर्ष में जैसे पहला टीका लगा और दूसरा टीका लगा, उसके बाद महिला ने बच्चे का बर्थ दे दिया, ऐसे करते 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 फिर क्या हो गया, 3 साल गुजर गए, महिला फिर से प्रेग्नेंट होती है, तो फिर सीधे उसको क्या करते हैं? TT बूस्टर दे देते हैं। याद रहेगा ये चीज? तो यदि पिछले 3 वर्ष में 2 टीके लगे हैं, तो जनरली क्या बोलते हैं हमारे यहाँ कि आप प्रेगनेंसी कितने टाइम के बाद कंसीव करो, कम से कम 2 बच्चों के बीच में लगभग 2 साल का 3 साल का अंतर होना चाहिए। तो इसीलिए कि पहले बच्चे के जन्म के समय ये 2 टीके लगते हैं, और फिर दूसरा बच्चा आप 3 साल बाद जब प्लान करोगे तो फिर कौन सा टीका लगेगा आपको? याद रखिएगा, TT बूस्टर। याद रहेगी ये चीज? तो याद रखना है, गर्भवती महिला को टोटल कितने टीके लगते हैं बेटा जी? 3 टीके लगते हैं। पहला TT1 3 मंथ में, TT2 4th मंथ में, है ना, डोज आप याद रखना। और एक TT बूस्टर भी लगता है। लेकिन TT बूस्टर कब लगता है? यदि पिछले 3 वर्ष में, मतलब 3 साल गुजर गए हों और दोनों टीके लेडीज को लग गए हों, मतलब पहली प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई हो, है ना, पहला बच्चा हो गया हो, तो उसके बाद में ये TT बूस्टर टीका लगता है। बस इतना याद रखना है, गर्भवती महिला को यही टीका लगता है। अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये सुनो। गर्भवती महिला को टेटनस से बचाने के लिए कौन सा टीका लगता है? गर्भवती महिला को दिया जाने वाला सबसे पहला वैक्सीन कौन सा होता है? गर्भवती महिला और गर्भस्थ शिशु की कौन से रोग से सुरक्षा के लिए टेटनस टॉक्साइड दिया जाता है? TT2 कब दिया जाता है? ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो अब मुझे लगता है कि आप प्रिपेयर हो गए हो, अब आपसे ये बन जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। अब बात करते हैं नवजात शिशु की, कि गर्भवती महिला ने बच्चे को जन्म दे दिया है। चलिए मैं आपसे ही शुरू करता हूं। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट, ये आपके मां हैं, मान लीजिए 2 मिनट के लिए आपकी मां है। आपके मदर को पहला वैक्सीन लगा TT1, दूसरा वैक्सीन लगा TT2। कुछ समय बाद आपके मदर ने 9 मंथ के बाद आपको क्या किया? बर्थ दिया। तो चलिए ये हो आप, 2 मिनट के लिए आप सोचो कि ये है आपका अतीत, इस तरह से दिखते थे आप हॉस्पिटल में हो। सबसे पहले आपको कौन सा वैक्सीन लगेगा? सबसे पहले मेडिकल साइंस की तरफ से आपको कौन सा गिफ्ट दिया जाएगा? सबसे पहले सरकार स्वास्थ्य सेवाओं में आपको किस तरह से चीजें देंगी? आपको आपका नाम बाद में मिलेगा स्टूडेंट, आपको आपका समाज, आपका खानदान बाद में एक्सेस करेगा, जगह देगा। उससे पहले सरकार, जैसे ही आपका बर्थ होता है, सरकार आपको स्वास्थ्य का गिफ्ट दे रही है टीकाकरण के जरिए। मतलब आपके बर्थ में सरकार का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैसे? तो जैसे ही किसी बच्चे का बर्थ हुआ, ध्यान रखिएगा, सबसे पहला टीका, सबसे पहला वैक्सीन जो बच्चे को दिया जाता है वो है BCG का टीका। जैसे ही बच्चे का बर्थ हुआ, उसकी डेंटिंग पेंटिंग हुई, उसकी साफ सफाई हुई, नर्स ने बच्चे को माँ को दिखाया कि भैया देख लो ये प्रोडक्ट तुम्हारा है, ये प्रोडक्ट डिलीवर हुआ है। माँ ने बच्चे को ठीक से देखा ही नहीं, तत्काल नर्स ने कहा कि मैडम बच्चे को दीजिए, हमको एक बहुत जरूरी काम करने ले जाना है। वो जरूरी काम यही है स्टूडेंट, BCG का टीका। नवजात शिशु को सबसे पहले जो वैक्सीन लगती है, सबसे पहले जो टीका लगता है वो है BCG का टीका। BCG का टीका TB बीमारी से शिशु की सुरक्षा करता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो TB का जीवाणु होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, वो बैक्टीरिया
बच्चे के शरीर के अंदर जाके कहीं उसको टीबी से ग्रसित ना कर दे, क्योंकि कमजोर इम्यून सिस्टम में टीबी का बैक्टीरिया सबसे पहले एंटर होता है। तो बच्चे का जब बर्थ होता है उस समय सबसे वीक इम्यून सिस्टम है उसका, इसलिए उस बच्चे को टीबी से बचाने के लिए बीसीजी का टीका सबसे पहले देते हैं। अब यहां भी थोड़ी सी कहानी है स्टूडेंट, इसको आपको ध्यान रखना है। जैसे बच्चे का बर्थ हुआ, मात्र 1-2 घंटे हुए, 1-2 घंटे में बच्चे को जो बीसीजी वैक्सीन देंगे वो अच्छे से देखो आप कितनी देंगे, 0.1 ml देंगे, इतना वैक्सीन देंगे। ये आपको ध्यान रखना है, 0.1 ml, ये पूछे गए क्वेश्चन है। लेकिन मान लो बच्चे का जब बर्थ हुआ, जैसे आपका जब बर्थ हुआ तो आपको बुखार चढ़ा था, आपको स्मॉल पॉक्स था, आपको और कोई दिक्कत परेशानी है, आपको ज्वाइंटिस है, मतलब जब बच्चे का बर्थ हुआ और आपको कोई दिक्कत परेशानी है, तो फिर तत्काल वैक्सीन नहीं देंगे बीसीजी का टीका, इंतजार करेंगे कि आप उस बीमारी से फ्री हो जाओ। तो जनरली यदि बच्चे का बर्थ हुआ और उसको सर्दी है, खांसी है, बुखार है, ज्वाइंटिस है, कोई दिक्कत है, तो लगभग बच्चा 1-8 महीने में फ्री हो जाएगा। तो 1 महीने के बाद जब बच्चे को वैक्सीन देंगे तो फिर डोज ये होगा, फिर डोज ये होगा। यदि बच्चे को तत्काल बीसीजी वैक्सीन लग गई तो डोज होगा 0.1 ml, और यदि कुछ समय बाद, चूंकि बच्चे को बुखार था, सर्दी थी, खांसी थी, तो 1-8 महीने के बाद यदि बच्चे को डोज देंगे तो फिर हम देंगे 0.05 ml। ये ध्यान रखना है। और अब जो बात बोल रहा हूं उसको दिमाग में सेट कर लो, बीसीजी वैक्सीन नवजात शिशु को 1 साल के अंदर देना ही देना है। अगर 1 साल के अंदर आपने बीसीजी का टीका दिया नवजात शिशु को, यहाँ 1 साल का मतलब मैं 12 महीने बोल रहा हूं, ध्यान रखिएगा, तो बीसीजी वैक्सीन यदि नवजात शिशु को 1 साल के अंदर मिल गई तो इसका मतलब है कि वो बीसीजी वैक्सीन सच में कारगर होगी, काम करेगी। और यदि 1 साल के बाद आप बीसीजी वैक्सीन बच्चे को दे रहे हो तो फिर वो उतनी असरकारक सिद्ध नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बीसीजी वैक्सीन को कितने समय के अंदर नवजात शिशु को दे ही देना है, बताइए कितने समय के अंदर दे देना है? 1 साल, मतलब 12 महीने के अंदर आपको बीसीजी वैक्सीन दे ही देना है। याद रहेगा ये चीज। अब चलते हैं मेन चीज पे। बीसीजी वैक्सीन इंट्राडर्मल लगाई जाती है, और कहां लगाई जाती है इस इमेज को आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से देखिए, ये दाएं साइड है कि बाएं साइड है, तो आप खुद देखेंगे, ये कंधा दिख रहा होगा, कंधे में ऊपर लगाई जाती है, इधर लगाई जाती है कंधे में ऊपर, लेकिन लेफ्ट साइड लगाई जाती है कि राइट साइड लगाई जाती है? तो लेफ्ट साइड। इतना टिपिकल तक पूछते हैं आपसे कि बीसीजी वैक्सीन का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है। इंजेक्टेबल है, मतलब इंट्राडर्मल है, त्वचा में लगाई जाती है, लेकिन त्वचा में कहां लगाई जाती है? दाएं हाथ में, बाएं हाथ में, दाएं पैर में, बाएं पैर में, तो आपको कहना है कंधे के ऊपरी भाग में, लेकिन वो कंधा होना चाहिए बायां वाला, लेफ्ट आर्म। ये इंपॉर्टेंट है। तो जो जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको टिक कर रहा हूं स्टूडेंट, ताकि आपका काम बहुत आसान हो जाए। सबसे पहले, नवजात शिशु को दिया जाने वाला सबसे पहला वैक्सीन कौन सा होता है? ये पहला क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। बीसीजी वैक्सीन होता है। फिर नवजात शिशु को सबसे पहला बीसीजी वैक्सीन जन्म के कितने समय बाद तक दिया जा सकता है? 1 साल के अंदर तक दिया जा सकता है। यदि बच्चा पैदा हुआ है तो कितना वैक्सीन देंगे? इतना वैक्सीन देंगे। लेकिन यदि बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी है, सर्दी, खांसी, बुखार है, ज्वाइंटिस है, पीलिया है, तो बच्चे को कुछ समय बाद हम जब वैक्सीन देंगे तो डोज कितना होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर वैक्सीन कैसी देंगे? तो याद रखना इंट्राडर्मल देंगे, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट चीज है कि कंधे के ऊपरी भाग में वैक्सीन होगी, और वो भी लेफ्ट आर्म में। ये जो आप देख रहे हैं, देखिए ये लिखा हुआ है बीसीजी वैक्सीन, दिख रहा है आपको? ये बीसीजी वैक्सीन। और इसमें यदि मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताऊं तो आप खुद देखिए, आपको ये वर्ड थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूं मैं। ये देखिए, ये बीसीजी वैक्सीन में देखिए कितना लिखा हुआ है। ये लिखा है 0.05 ml। तो 0.05 ml हम कब देंगे? बच्चा 1 महीने का यदि है तब बीसीजी वैक्सीन दे रहे हैं, तब इतना देंगे। और ये 1 ml लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, 0.1 ml हम देते हैं कब? जब बच्चा तत्काल पैदा होता है। तो ये आते हैं क्वेश्चन, इसी वजह से मैंने आपको ये चीज बताई। तो चलिए जल्दी से बताइए, बच्चे को सबसे पहला वैक्सीन कौन सा दिया आपने? सबसे पहला टीका कौन सा दिया? बीसीजी का दिया, ठीक है। अच्छा, फिर बच्चे को दूसरा जो टीका देते हैं, जैसे पहला टीका लग गया, कुछ ही समय बाद बच्चे को
2-3 घंटे बाद या एक दिन के बाद बच्चे को ओरल पोलियो ड्रॉप पिलाते हैं, वही ओरल पोलियो ड्रॉप, मुखीय दवा पिलाते हैं। तो याद रखिएगा, पहला टीका बीसीजी दिया, फिर उसके बाद ओरल पोलियो ड्रॉप पिला दिया आपने, है ना। ओरल पोलियो ड्रॉप कितनी बूंद पिलाते हैं आप? 2 बूंद पिलाते हैं। तो दूसरी वैक्सीन कौन सी दी? ओरल पोलियो ड्रॉप। और बच्चा इस ओरल पोलियो ड्रॉप को पीने के बाद कोई दिक्कत नहीं कर रहा है, 1-2 घंटे के लिए रखा, बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, ईचिंग नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ज्यादा रो नहीं रहा है, मतलब बॉडी सही है, तो फिर बच्चे को जन्म के समय ही तीसरी वैक्सीन जो दी जाती है वो है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। मतलब जनरली क्या होता है, डॉक्टर इन 3, जैसे ही बच्चा पैदा हुआ पहले बीसीजी वैक्सीन दे दी, फिर उसके बाद हेपेटाइटिस बी दे दी, और उसके जस्ट बाद में बच्चे को क्या कर दिया, वो ओरल ड्रॉप पिला दिए। कुछ डॉक्टर क्या करते हैं कि पहला वीसीजी वैक्सीन दिया, बच्चे को ओरल ड्रॉप पिला दिया, फिर हेपेटाइटिस, ये काम एक ही दिन में करते हैं। कुछ डॉक्टर एक दिन का समय लेते हैं, एक दिन का समय, बीसीजी वैक्सीन आज, बच्चे को आज ही पिला देंगे, सुबह ये वाली टीका दिया, शाम को ये वाली वैक्सीन पिलाई, और अर्ली मॉर्निंग हेपेटाइटिस बी का टीका लगा दिया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि नवजात शिशु को सबसे पहले कौन सी वैक्सीन दी जाती है, फिर कौन सी वैक्सीन दी जाती है, फिर कौन सी वैक्सीन दी जाती है। तो अब आपसे कभी भी लाइफ में कोई पूछे कि नवजात शिशु को कौन कौन सी 3 वैक्सीनें दी जाती हैं, तो आपको इन तीनों का नाम बोलना है, लेकिन सबसे पहले आप बीसीजी बोलोगे। सबसे पहले नवजात शिशु को बीसीजी दी जाती है, फिर उसी समय बीसीजी के तत्काल बाद दी जाती है हेपेटाइटिस बी का टीका, और फिर पोलियो की ओरल वैक्सीन दी जाती है। तो याद रखिएगा, मतलब बच्चा पैदा हुआ मेडिकल साइंस की तरफ से 3 गिफ्ट, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको 2-3 चीजें अलग से बताता हूं, इनको ध्यान से सुनिए। जैसे बच्चे को सबसे पहले हमने बीसीजी का टीका दे दिया, अब क्या करते हैं, बच्चे को दूसरी ओरल पोलियो वैक्सीन देते हैं। यहां ओ का मतलब ओरल, पी का मतलब पोलियो, वी का मतलब वैक्सीन। किसको दी जाती है? नवजात शिशु को। अब आप खुद अच्छे से देखो, ओरल पोलियो वैक्सीन जो है ये जन्म के समय हम बिल्कुल तत्काल दे देंगे, ये 2 ड्रॉप दे देंगे हम। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ओरल पोलियो वैक्सीन की कितनी खुराक दी जाती है? 2 ड्रॉप दिए जाते हैं। ये देखो, ये 2 ड्रॉप दिए जाते हैं, दिख रहा है ये चीज? अच्छा, कैसे दिए जाते हैं? मौखिक, मतलब मुख में पिलाया जाता है, और इंजेक्शन को तो काम ही नहीं हो गया। तो ये आपको याद रहेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने अभी आपको बताया, पोलियो से, मैं यही लिख देता हूं, पोलियो से सुरक्षा के लिए 2 तरीके चलते हैं स्टूडेंट। पहला तरीका जो सबसे पहले बना था, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन। ये इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, आपके पिताजी को पोलियो से बचाव के लिए उनको वैक्सीन लगी थी इंजेक्टेबल फॉर्म में, लेकिन आप लोगों को इंजेक्शन नहीं लगा, आप लोगों ने केवल और केवल 2 ड्रॉप पी लिए हैं, ये ओरल पोलियो ड्रॉप, ये चीज ओपीवी, ओरल पोलियो ड्रॉप। मैं तुम्हें इसका मतलब लिखे भी देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। आपसे अगर कभी पूछें आईपीवी का मतलब क्या होता है, तो आईपीवी का मतलब होता है इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन। ओपीवी का मतलब क्या होता है? ओरल पोलियो वैक्सीन। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब आपको इंजेक्टेबल याद हो जाए उसके बाद आप याद रखेंगे हमेशा इनएक्टिवेटेड, ये वर्ड आप ध्यान रखेंगे। असल में आई का मतलब इनएक्टिवेटेड है, लेकिन वो इनएक्टिवेटेड वो इंजेक्टेबल फॉर्म में ही दिया जाता है। तो ये है वो कहानी। दूसरी चीज क्लियर हुई? इसमें देखिए, वर्ल्ड पोलियो डे कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर को मनाते हैं वर्ल्ड पोलियो डे। ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि पोलियो की सबसे पहली वैक्सीन किसने बनाई थी, बताइए जल्दी से। पोलियो की सबसे पहली वैक्सीन किसने बनाई थी बेटा जी? तो पोलियो की सबसे पहली वैक्सीन बनी थी ये वाली, और इसको बनाया था जॉन सॉल्क ने। मतलब पोलियो की सबसे पहली वैक्सीन कौन सी थी? ये वाली थी, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन। किसने बनाई थी? जॉन सॉल्क ने बनाई थी, बताया था मैंने इसके पहले के लेक्चर में आपको। और पोलियो की मुखीय दवा, ओ का मतलब ओरल, ओरल का मतलब होता है मुखीय दवा, तो पोलियो की मुखीय दवा ये चीज,
पोलियो की मुखी दवा, ये बनाई थी अल्बर्ट सॉल्विन ने, और कुछ कुछ किताबों में सॉल्विन का नाम सेविन भी लिखा हुआ है। तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहले जैसे आपके पिताजी पैदा हुए होंगे तो उनको पहली वैक्सीन दी गई थी कौन सी, ध्यान रखिएगा, आपके पिताजी जब पैदा हुए तो उनको पहली वैक्सीन दी गई बीसीजी, ये बीसीजी दी गई। फिर आपके पिताजी पैदा हुए तो उनको क्या दी गई, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, यहां उनके आज भी इधर पे मार्क होगा देखिएगा। और फिर आपके पिताजी को दी गई हेपेटाइटिस बी। आज के समय पे जैसे आप लोग पैदा हुए तो पहली आपको वैक्सीन दी गई बीसीजी, दूसरी वैक्सीन आपको इंजेक्टेबल पोलियो वाली नहीं दी गई, ड्रॉप वाली दी गई, और तीसरी कौन सी वैक्सीन दी गई, हेपेटाइटिस बी। ये है मतलब बच्चा पैदा हुआ ये 3 वैक्सीन सबसे पहले दी जाती हैं। कैसे दी जाती हैं ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो अब यदि मैं बात करूं कि एक वैक्सीन जो है जिसका नाम है हेपेटाइटिस बी, ये तत्काल नवजात शिशु को दी जाएगी। नवजात शिशु को 24 घंटे के अंदर ही देना है। 24 घंटे के अंदर क्यों देना है, क्योंकि पहले आपने बीसीजी दिया, बीसीजी देकर आप 1-2 घंटे का वेट करेंगे कि बच्चे को इंजेक्शन देने के बाद कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हो रही, कोई परेशानी तो नहीं है, तो डॉक्टर क्या करते हैं 3-4 घंटे वेट करते हैं, उसके बाद ओरल पोलियो वैक्सीन देते हैं। फिर कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हो रही, और वो दिन खत्म होते होते या अगले दिन मतलब 24 घंटे के अंदर बच्चे को तीसरी वैक्सीन दे दी जाती है हेपेटाइटिस, मतलब एक दिन में ही ये तीनों वैक्सीन दे दी जाती हैं। आप तो ये याद रखना। कितनी खुराक दी जाएगी, याद रखिएगा 0.5 ml दी जाएगी हेपेटाइटिस बी की। यहां कितनी दी जाएगी, ये 2 ड्रॉप दिए जाएंगे। बीसीजी वाले में आप 100% फंसोगे, तो आप अभी देख लो कि बीसीजी में कितनी दी जाती है। तो जब बच्चा पैदा हो तो 0.1 ml, और 1 महीने बाद यदि देंगे तो कितनी देंगे, 0.05 ml। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना, यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब यदि बीसीजी वैक्सीन दी जाती है लेफ्ट आर्म में अपर साइड में, तो फिर आप देख लीजिए बीसीजी वैक्सीन के बाद हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो है वो कहां दी जाएगी, तो बीसीजी वैक्सीन जो है इंट्रामस्कुलर दी जाएगी। लेकिन इंट्रामस्कुलर जो है वो यहां दी जाएगी पैर में, अपर थाई में। और जरा आप पैर देखिए कौन से पैर में दी जा रही है, ये दायां साइड है, ये बायां साइड है, मतलब जांघ के मध्य में बाहर की ओर। तो जैसे ये जो थाई है आपकी जांघ में, यहां बाहर की ओर, मतलब डायरेक्ट जो है इधर दी जाएगी। जैसे कि ये इमेज आप देख रहे हैं, ये लिखा है शॉट ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, मतलब आपको हमेशा याद रखना जांघ में दी जाती है। वो भी कौन सी जांघ में, कौन सी थाई में दी जाती है, राइट थाई में दी जाती है। अब आप बोलोगे सर ये तो बिल्कुल डॉक्टर बनाना ही हो गया। भाई क्वेश्चन इससे भी खतरनाक आ रहे हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा पेपर देखिएगा तब आपको लेवल पता चलेगा। तो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन कहां दी जाती है, हाथों में नहीं दी जाती, पैर में दी जाती है, वो भी राइट पैर में, ठीक है। चलिए अब ये कुछ क्वेश्चन हैं स्टूडेंट जो मैंने बनाए हैं ताकि आपको ये थोड़ा सा आसान हो चीजें। ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा इनको आप देख लीजिए तो थोड़ा सा आपको भी कॉन्फिडेंस आ जाए कि आपसे चीजें बनती हैं। मैं ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, वन लाइनर फैक्ट के रूप में आपको बताऊंगा, आप इनको समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले अगर कोई बोले कि भाई ये टीका दिए जाने की परंपरा जिसको हम टीकाकरण कहते हैं, इसका उद्देश्य क्या है, क्यों टीकाकरण किया जाता है, जैसे कोरोना की वैक्सीन क्यों दी गई आपको, क्यों वैक्सीनेट किया गया, तो आप कहेंगे जो बच्चे हैं उनको जानलेवा बीमारियों से सुरक्षा के लिए। यहाँ जो जानलेवा वर्ड है, यहाँ जानलेवा का मतलब है वही जानलेवा बीमारियां जिनको आप कहेंगे संक्रामक बीमारियां। और संक्रामक बीमारियों में जो आपकी जान ले सकती हैं वो जीवाणु जनित संक्रमण होता है और विषाणु जनित संक्रमण होता है। मतलब मुख्यतः वैक्सीनेशन जो किया जाता है वो बैक्टीरियल और वायरल डिसीज के अगेंस्ट में बच्चे को प्रतिरक्षा देने के लिए। तो ये हुई पहली चीज कि बच्चे को बीमारियों से सुरक्षा के लिए हम क्या करते हैं, वैक्सीनेशन। अच्छा, टीकाकरण के बाद
अच्छा याद करो, आप लोग को जब कोरोना की वैक्सीन लगी थी तो डॉक्टर ने आपको पैरासीटामोल दी होगी या नर्स ने आपको पैरासीटामोल दी होगी। क्यों? क्योंकि वैक्सीन देने के बाद हमारा जो इम्यून सिस्टम है उस वैक्सीन के प्रभाव में क्या करता है, कुछ समय के लिए उस टीकों को अपने शरीर में आत्मसात करने के लिए थोड़ा समय लेता है। लेकिन जब तक वो समय लेगा तब तक हो सकता है आपका टेम्परेचर ज्यादा हो जाए, आपको ईचिंग होने लगे, आपको दर्द होने लगे, इसीलिए पैरासीटामोल देते हैं। तो अगर कभी आपसे कोई पूछे कि टीकाकरण के बाद बच्चों को कौन कौन सी दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो हल्का बुखार, सूजन और लालिमा, और ये हमेशा नहीं रहेगी। देखिए लिखा है ये सामान्य है, मतलब 100 बच्चों को यदि वैक्सीन लगा है तो आप ये मानिए कि 80 बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगी। 20 बच्चों में हो सकता है बुखार आए, सूजन आए और लालिमा आए, और कुछ समय के बाद ये भी खत्म हो जाएगी। लेकिन यदि किसी बच्चे को ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है टीका देने के बाद, तो फिर जो अगले टीके हैं वो नहीं दिए जाएंगे। कब तक? जब तक ये नॉर्मल नहीं हो जाते। इसको ध्यान रखिएगा। वैक्सीनेशन के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 16 मार्च को हम वैक्सीनेशन डे मनाते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, टीकाकरण दिवस कब मनाते हैं ताकि टीके के बारे में लोगों में अवेयरनेस बढ़े? तो आंसर है 16 मार्च को। तो ये चीज याद रखिएगा, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है, नेशनल वैक्सीनेशन डे कब मनाते हैं, 16 मार्च को। याद रहेगा ये चीज? अच्छा, अब राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम 1985 में शुरू हुआ। अब खुद दिमाग लगाइए, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम कब शुरू हुआ है? 1985 में शुरू हुआ है कि 1978 में शुरू हुआ है? 1978 में शुरू हुआ है, लेकिन उसका नाम उस समय क्या था? विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम। लेकिन अगर आप पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम 1985 में जो शुरू किया गया ये क्या था? तो मैंने आपको बताया था 1985 में क्या शुरू किया गया था? सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम, मतलब सभी के लिए टीकाकरण कार्यक्रम। तो सभी के लिए टीकाकरण कार्यक्रम कब शुरू किया गया है? 85 में। ये देखिए ये चीज ये आप बिल्कुल याद रखिएगा कि सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम कब शुरू किया गया है? 85 में। और सबसे पहले टीकाकरण कार्यक्रम कब शुरू किया गया है? साल 1978 में, जिसको कहते हैं विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम। अच्छा, अगला, बच्चों को जन्म के समय पे कौन से टीके दिए जाते हैं? ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से बताइए। बच्चे को जन्म के समय पहला टीका क्या दिया जाएगा? बीसीजी का टीका दिया जाता है। कौन से रोग से सुरक्षा के लिए? टीबी, 6 रोग से सुरक्षा के लिए। बच्चे को बीसीजी का टीका लग चुका, दूसरा कौन सा टीका लगाएंगे? हेपेटाइटिस बी का टीका। हेपेटाइटिस एक वायरल इन्फेक्शन है, वायरस से सुरक्षा के लिए हम यह टीका लगाते हैं। फिर हेपेटाइटिस बी का टीका लग गया, बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। बताइए बच्चे को तीसरा टीका जो है वो मुखीय फॉर्म में, ओरल फॉर्म में देंगे। कौन सा? नाम है ओरल पोलियो वैक्सीन। और ये ओरल पोलियो वैक्सीन किसने बनाई थी स्टूडेंट? ये बनाई थी अल्बर्ट सॉल्विन ने, जिसको हम अल्बर्ट सेविन भी बोल सकते हैं। और अल्बर्ट सॉल्विन, अल्बर्ट सेविन, इसने ओरल पोलियो वैक्सीन बनाई थी। और याद रखिएगा ये ओरल पोलियो वैक्सीन की वजह से ही, ये ओरल पोलियो वैक्सीन की वजह से ही हिंदुस्तान 2014 में पोलियो फ्री हो पाया। क्योंकि 2000 के बाद से वो ओरल ड्रॉप हर ओकेशन में, 26 जनवरी, 15 अगस्त, दिवाली, दशहरा, सप्ताह में, है ना, एक बार महीने में तो आयोजित होते ही थे। तो भारत पोलियो फ्री जो हुआ वो अल्बर्ट सॉल्विन की ओपीवी वैक्सीन की वजह से ही हुआ। हम आगे बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, बीसीजी वैक्सीन, अच्छा बीसीजी का आप मुझे फुल फॉर्म बता सकते हो स्टूडेंट? बीसीजी वैक्सीन किस रोग से बचाव के लिए दी जाती है? टीबी से बचाव के लिए दी जाती हैं, मतलब ट्यूबरकुलोसिस से शिशु की सुरक्षा के लिए दी जाती हैं। कौन सी वैक्सीन? बीसीजी। अच्छा, बीसीजी कैसी दी जाती है? मैंने बताया था ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। याद करिए, ये जो क्वेश्चन आप देख के हड़बड़ा रहे हैं ये महिला पर्यवेक्षक के ही क्वेश्चन है। अब अगर आपको यही नहीं बनेंगे तो फिर आप क्या पढ़ेंगे? तो इसलिए अगर आपको ऐसा लगता है ये बहुत हैवी है तो ये आए हुए क्वेश्चन है ना, तो इनको बहुत आराम से, इत्मीनान से एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि अगर इतना ही आसान होता तो एग्जाम फिर होता ही नहीं। तो ये इंट्राडर्मल होता है ये एग्जाम, माफी चाहता हूं, एग्जाम कह रहा हूं, बीसीजी की वैक्सीन इंट्राडर्मल दी जाती है। कुछ और क्वेश्चन है, थोड़ी जल्दी से देख लेते हैं।
एक पोलियो की वैक्सीन है जो ओरल दी जाती है, जिसको हम कहते हैं ओरल पोलियो वैक्सीन। तो ओरल पोलियो वैक्सीन जो है, ये आपको पता ही है कि ये कैसी दी जाती है। ये दी जाती है, मौखिक रूप से दी जाती है। किसने बनाया था मैंने ये भी बताया। और इसी ओरल पोलियो वैक्सीन की वजह से भारत जो है 2014 में पोलियो फ्री हो पाया। तो देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत पोलियो मुक्त देश कब बना? WHO ने भारत को पोलियो मुक्त होने का सर्टिफिकेट कब पकड़ाया? अच्छा एक बात आप याद रखिए, आप बहुत छोटे हैं अभी, एक चीज समझिए, जब भी कोई बीमारी से देश फ्री होता है, इस देश का सर्टिफिकेट उस देश की सरकार नहीं देती। जैसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट याद करो कौन देगा? आपका स्कूल और कॉलेज देगा। इसी तरह से जब भी कोई देश किसी बीमारी से फ्री होता है तो उसका सर्टिफिकेट देता है WHO। तो जिस दिन WHO उस बीमारी से फ्री होने का सर्टिफिकेट देता है वहां की सरकार को, उस दिन से वो देश उस बीमारी से फ्री है ऐसा माना जाता है। तो भारत में ओरल पोलियो वैक्सीन जो है वो लगातार शुरू से पिलाई जा रही है, लेकिन उसी ओरल पोलियो वैक्सीन के सफल प्रयासों की वजह से हमारा देश 27 मार्च 2014 को पोलियो फ्री हुआ। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि भारत पोलियो फ्री कब हुआ है? तो बताइए जरा जल्दी से, भारत पोलियो फ्री कब हुआ? तो इंडिया बिकम पोलियो फ्री, भारत पोलियो मुक्त घोषित हुआ, भारत पोलियो फ्री देश में कंसीडर होता है 2014 से। डेट कौन सी है? 27 मार्च। याद रहेगा ये चीज? अच्छा, भारत में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखेंगे, भारत में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हुई है 2 अक्टूबर 1995 को। मतलब 1995 से पल्स पोलियो कार्यक्रम के अंतर्गत या तहत 2 बूंद जिंदगी की पिलाई जाने लगी। ये है कहानी स्टूडेंट। अच्छा, एक बीमारी है जिसका नाम है DPT टीका। अभी आप सुन लें जरा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको। DPT का टीका एक इंजेक्शन है, वो 3 बीमारियों से शिशु की सुरक्षा करता है। DPT का एक इंजेक्शन लगता है, अभी मैं बताऊंगा कहां लगता है, इसके जस्ट बाद ही पढ़ाऊंगा। अभी आप इतना समझो कि एक इंजेक्शन है मेरे पास, ये DPT वैक्सीन है। जैसे DPT वैक्सीन आपके शरीर के अंदर गई, कुछ समय में आपके शरीर के अंदर एंटीबॉडी बनेगी और वो एंटीबॉडी आपको सुरक्षा देंगी। तो DPT में पहले D का मतलब है डिप्थीरिया बीमारी से आप फ्री हो जाओगे। दूसरे DPT वैक्सीन में P का मतलब है पर्टुसिस, पर्टुसिस का मतलब होता है काली खांसी, इस बीमारी से आप फ्री हो जाओगे। और DPT में T का मतलब है टिटनेस, आप इस बीमारी से फ्री हो जाओगे। तो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं ये कि 3 बीमारियों से सुरक्षा के लिए, और वो 3 बीमारियां कौन कौन सी हैं? डिप्थीरिया, पर्टुसिस मतलब काली खांसी और टिटनेस। इन 3 बीमारियों से शिशु की सुरक्षा के लिए कौन सी वैक्सीन या कौन सा टीका दिया जाता है? आंसर है DPT का टीका। चूंकि DPT का टीका इन 3 बीमारियों से हमारी रक्षा करता है। यदि आपको DPT वैक्सीन लग गई स्टूडेंट, तो आपको ये 3 बीमारियों से आपके शरीर की सुरक्षा हो गई। इसीलिए DPT वैक्सीन को ये भी कहते हैं, क्या कहते हैं? मैं यही लिख दे रहा हूं, ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन। और ये तो इंग्लिश वर्ड हो गया, इसी को हिंदी में कहते हैं तृतीयक प्रतिजन टीका। ये आपके पर्यवेक्षक का ही क्वेश्चन है, तृतीयक प्रतिजन टीका। तो अब कभी आपसे कोई पूछे कि DPT के टीके को और किस नाम से जाना जाता है, तो ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन के नाम से जाना जाता है। 3 बीमारियों से शिशु की सुरक्षा होती है। और DPT वैक्सीन को हिंदी में तृतीयक प्रतिजन टीका कहते हैं। याद रहेगी ये कहानी। अब सुनिए मुद्दे की चीज। आज के समय पे DPT वैक्सीन नहीं लगती है। DPT वैक्सीन का एडवांस वर्जन आ चुका है, पेंटावेलेंट वैक्सीन। मतलब अब ऐसा मान सकते हैं कि DPT वैक्सीन 3 बीमारियों से सुरक्षा देती थी, अब उसी का एडवांस वर्जन आ चुका है, उससे बेहतर चीज आ चुकी है, पेंटावेलेंट वैक्सीन। जैसे नाम से ही स्पष्ट है, यदि DPT वैक्सीन 3 बीमारियों से सुरक्षा करती है
तो पेंटावेलेंट वैक्सीन कितनी बीमारियों से सुरक्षा करेगी? 5 बीमारियों से। तो ये क्या है ये मैं आपको बताता हूं। ठीक है, चलिए देखिए स्टूडेंट, थोड़ा सा ज्यादा हो गया ये, मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें जो हैं अगर एक साथ मैं पढ़ा दूंगा तो आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें और ये आती ही आती हैं। तो एक बार मैं फिर से क्या कर रहा हूं, आपको थोड़ा उल्टा ले चल रहा हूं, यहीं तक रहने देते हैं सेशन, उल्टा ले चल रहा हूं, इसको आप थोड़ा सा जल्दी से प्रिपेयर कर लीजिएगा शॉर्ट में। जैसे मैंने डीपीटी का मतलब बताया, कौन सी 3 बीमारियों से शिशु की सुरक्षा होती है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत पोलियो मुक्त कब बना, ये भी ध्यान रखना है। भारत पोलियो मुक्त किसके प्रयासों से बना, ये भी याद रखना है उस वैक्सीन का नाम। भारत में पोलियो पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत कब से हुई थी, 1995, ये भी आपको याद रखना है। टीकाकरण कब मनाते हैं, टीकाकरण डे कब मनाते हैं, 16 मार्च, ये भी याद रखना है। टीकाकरण का उद्देश्य संक्रामक बीमारियों से शिशु की सुरक्षा, ये भी याद रखना है। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम कब शुरू किया गया, 1985, ये भी ध्यान रखना है। बीसीजी की वैक्सीन सबसे पहली वैक्सीन होती है, कौन कौन सी बीमारियों से बचाती है, ये ध्यान रखना है आपको, है ना। और ये 3 चीजें आप बहुत सॉलिड पढ़ेंगे कि नवजात शिशु को कौन सी 3 वैक्सीन उसी दिन दी जाती हैं जिस दिन वो पैदा होता है, कितना डोज होता है, किस आयु सीमा में दी जाती हैं, कैसे दी जाती हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कहां कहां दी जाती है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। गर्भवती महिला को तो 2 ही वैक्सीन दी जाती है, टेटनस टॉक्साइड का फर्स्ट डोज, वो भी तीसरे मंथ में, चौथे मंथ में, मतलब 1 महीने बाद टेटनस टॉक्साइड का सेकंड डोज, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर टीकाकरण में ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताए थे, इसको जरूर आप देख लीजिएगा, इसमें से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, मिशन इंद्रधनुष कब, या तो सार्वभौमिक टीकाकरण कब, या तो विस्तारित कब, इस तरह से चीजें। तो एक बार इस टेबल को आपको रीड करना है कि दुनिया की पहली वैक्सीन कौन सी है, ये सबको पता है, दुनिया की दूसरी वैक्सीन है ना, इसको आप देख लीजिएगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट, ये जो भी चीजें आप मेरे से पढ़ रहे हैं, यदि आपको ये लगता है कि इनको कंसाइज फॉर्म में मेरे को कोई मटेरियल मिल जाए या कोई ऐसी कोई चीज हो जिसके जरिए मैं अपनी तैयारी और बेहतर बना सकूं, तो एसएमजे जो है एमपीपीएससी के बाद अब व्यापम की तरफ अपने आप को एक्सपांड करता हुआ, उसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ, उसी भरोसे के साथ अब एक टेस्ट सीरीज शुरू की गई है, नारी शक्ति महिला पर्यवेक्षक 2025, जिसमें 3 फरवरी से क्या होना है, 3 फरवरी से ये टॉपिक वाइज टेस्ट होने हैं। अगर इनके बारे में आपको और इंफॉर्मेशन चाहिए तो इस दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जहां से भी पढ़ें, रिस्पेक्टेबल जो भी टीचर आपको पढ़ाएं, वो 100% पूरी कोशिश करेंगे कि आप अच्छे से अच्छा करें। लेकिन एक बार अपने नॉलेज को चेक करने के लिए आप सब्जेक्ट वाइज इन टेस्ट सीरीज का पार्ट बन सकते हैं, और जैसे ही आपकी टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज खत्म होगी, यहां आपको मिल जाएंगी 5 FLT, जिनमें आपको वही लेवल मिलेगा, वही क्वेश्चन मिलेंगे, लगभग उसी लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे जो आपसे महिला पर्यवेक्षक में पूछे जाएंगे। तो फिर आपको वही करना है, किसी भी क्वेरी, किसी भी परेशानी, किसी भी समस्या हो, अगर आपको महिला पर्यवेक्षक से संबंधित, तो ये नंबर जो फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप बात कर सकते हैं। निश्चित रूप में आपकी जो क्वेरी है वो सोल्यूशन में दी जाएगी या वो क्लियर की जाएगी। और अब आज का सेशन हम यहीं करते हैं समाप्त। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट सौरभ नामदेव इजाजत चाहता हूं आज के लेक्चर के लिए, ताकि कल फिर हम मिलें और एक बार नए सिरे से बेहतर प्रिपरेशन के साथ आगे बढ़ें, और जो छूटा हुआ पोर्शन है इस चैप्टर का उसे हम करें कंप्लीट। तो मिलते हैं कल। थैंक यू।